कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, हमने चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री कर लिया था, ठीक है। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। NCERT पेज नंबर 3 पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो ये हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस को मैटर तब कहा जाएगा जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। सबसे पहली इट शुड हैव सम मास एंड इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस। इन दो कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो हम उसे मैटर कहेंगे। तो इनके बेस पे हम कहेंगे चेयर इज अ मैटर, एयर इज अ मैटर, लव, स्मेल, हेट ये कोई मैटर नहीं है क्योंकि ना तो इनमें मास है ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आलमंड्स मैटर होते हैं, बादाम। थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है। लेमन इसका मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वाटर ऑल्सो स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम को मैटर इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो एयर में जब भी आपको एक प्लेजेंट स्मेल आएगी वो स्मेल किसकी वजह से आ रही है? पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम की वजह से। और वो जो कुछ पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल का अपना कुछ मास भी होगा और कुछ ना कुछ वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से स्मेल ऑफ परफ्यूम विल ऑल्सो कम अंडर मैटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. जो cold food होता है, ठंडे खाने के हमें पास जाना पड़ता है तो हमें उसकी स्मेल आती है, जबकि गर्म खाना जो है उसकी स्मेल तो आपको बहुत दूर से आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? गर्म खाने की स्मेल इतनी दूर तक क्यों आ रही है और वहीं ठंडे खाने की स्मेल इतनी क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि जो गर्म खाना है वो हॉट होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कुछ पार्टिकल्स ऑफ फूड जो हैं वो एयर के अंदर मिक्स हो चुके हैं। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे ही आपने नीचे से गैस ऑन करी, गैस ऑन करते के साथ ही हमारी जो भी सब्ज़ी थी, खाना था, उसके पार्टिकल्स को टेम्परेचर मिला, कुछ एनर्जी मिली। जैसे ही वो एनर्जी पार्टिकल्स को मिली, फूड पार्टिकल को, तो उन फूड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और जब फूड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो जल्दी जल्दी रैंडम मोशन में मूव करने लग गए। और मूव कहाँ कर रहे हैं? एयर में आकर के। इसी वजह से गर्म खाने की स्मेल हमें काफ़ी दूर तक आ जाती है। अगर खाना ठंडा है यानी टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर पे जो फूड पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा है नहीं। और अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है या हम कहें कि लो काइनेटिक एनर्जी है तो फिर पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स एयर में मूव नहीं कर पाएंगे। और जब वो एयर में है ही नहीं तो फिर उसकी स्मेल हमें दूर से कैसे आएगी? हमें खाने के पास जाना पड़ेगा तो ही हमें उसके पार्टिकल्स में से फूड स्मेल आएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो देखो वाटर के बारे में बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल है, उसमें पानी है और उसमें कोई डाइवर है, मतलब जो डाइव करने के लिए जाते हैं, जो भी उसमें स्विम करने के लिए जाते हैं, तो वो पानी के बीच में से ऐसे स्विमिंग कर पा रहा है आराम से। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वाटर अपने आप में एक लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होते। यानी हम कह सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल जो हैं इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स है। इसी वजह से ये जो पर्सन, ये जो भी डाइवर था, ये स्विमिंग पूल में गया था तो ये आराम से वहाँ पे स्विम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी इधर उधर होता रहेगा, इसकी बॉडी के ऊपर नीचे जाता रहेगा, ठीक है। क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कंसीडरेबल है, मतलब कुछ जिसको हम कंसीडर कर सकें। बहुत छोटा नहीं है सॉलिड की तरह, बहुत ज़्यादा भी नहीं है गैसेस की तरह। और इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है जो इन सबको अट्रैक्ट करके रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर
अब वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, हमेशा कॉन्स्टेंट मोशन में है, घूमते रहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं वेरी वेरी टाइनी। और सेकंड है कि आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट मोशन। थर्ड, पार्टिकल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। एंड लास्ट, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से तो पूरा मैटर जो है वो बना रहता है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये तो ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। देन कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब ये जो चीज़ें गिवन है इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में लगाना है। तो एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन, इनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिसकी सबसे कम डेंसिटी होगी वो होगी हमारी एयर। सबसे पहले आएगा एयर, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, तो सेकंड नंबर पे हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। देन आएगा कॉटन थर्ड, और फिर इसमें से आना चाहिए थर्ड कॉटन, एंड देन आप कर सकते हैं वाटर। फोर्थ वाटर हो गया, पानी हो गया, फ्लो करता है लिक्विड स्टेट। देन हनी, आयरन, चॉक, ये बचा ना। आयरन तो आपका लास्ट आएगा, हनी से ज़्यादा चॉक होना चाहिए, तो फोर्थ हो गया हमारा वाटर। देन हम कहेंगे फिफ्थ पे हनी, सिक्स्थ पे चॉक और लास्ट सेवेंथ पे आयरन। अब इसको कैसे अरेंज किया हमने? देखो, सबसे पहले अपनी चीज़ों को सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैटेगराइज कर लो, ठीक है। सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैसियस कौन सा है। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ गैस सबसे कम होती है। ये हमने जब सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था अलग अलग, उस टाइम पे हमने ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। तो सॉलिड कौन कौन है? आयरन है, चॉक है, कॉटन है, बस 3 ही है हमारे पास, ठीक है। और एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ये तो दोनों गैशियस नेचर के हैं, तो जाहिर है कि इनकी डेंसिटी सबसे कम होगी। अब एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में क्या है कि चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो पूरी चिमनी का धुआं है वो ब्लैकिश निकलता है। तो हम ये कहेंगे कि एयर में सॉलिड पार्टिकल है नहीं, तो एयर हमारी कैसी है? सबसे कम डेंस है, तो हमने उसको सबसे फर्स्ट पे लिखा। देन हमने कहा कि चिमनीज में क्योंकि सॉलिड पार्टिकल है तो वो हमारी एयर से ज़्यादा डेंस है, इसलिए वो नंबर 2 पे है। उसके बाद कॉटन में क्या है कि कॉटन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये एयर स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से कॉटन की डेंसिटी आई है 3rd पे, मतलब कॉटन का नंबर आया है 3rd पे। उसके बाद वाटर, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड जो है वो मॉडरेटली डेंस होता है। अब लिक्विड तो हनी भी है, तो वाटर और हनी में कौन ज़्यादा आसानी से फ्लो कर जाता है? वाटर कर जाता है। तो ज़्यादा ईजिली फ्लोइंग अगर वाटर है तो यानी उसकी डेंसिटी कैसी है? कम है। उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से उतनी रिजिडली, उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है जितने हनी के हैं। तो 4th मिला वाटर और 5th मिला हनी को। देन आपका चॉक और आयरन, इसमें हमें पता है कि चॉक को हम फिर भी आसानी से हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन आयरन को नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब आयरन के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं। तो हम कहेंगे कि चॉक और आयरन, इनमें चॉक की डेंसिटी कम है और आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। या आप बोल सकते हैं कि चॉक और आयरन में चॉक की डेंसिटी कम, आयरन की ज़्यादा। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ऑर्डर बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये कहता है टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी डिफ्रेंशिएट करके एक पूरा क्लासिफिकेशन बनाना है इसका, ठीक है।
तो देखो इस तरीके से आप अपनी टेबल बना सकते हो और इन सभी को क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड के केस में अगर शेप की बात करें तो सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स्ड होती है। सॉलिड के केस में वॉल्यूम भी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। लिक्विड के केस में शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड लिख सकते हैं आप इसको, जबकि वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। और गैसेस का तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना इसकी शेप फिक्स है ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, नहीं तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। लिक्विड के अंदर यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, मॉडरेट होता है। और गैसेस के केस में वेरी वेरी लेस, या आप लिख सकते हैं मिनिमम। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, सॉलिड के अंदर तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं वेरी लेस। लिक्विड के अंदर मॉडरेट मतलब मीडियम, मॉडरेट का मतलब मीडियम, सॉलिड से ज़्यादा है पर गैसेस से कम है। और गैसेस के केस में तो ये बहुत ही लार्ज होता है, बहुत सारा स्पेस होता है। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, तो देखो सॉलिड जो है ये रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब अपनी पोजीशन पे बैठे रहते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड फ्लूइड होते हैं, ये फ्लो करते हैं, ठीक है। और गैसेस तो हमारी बहुत अच्छी खासी फ्लूइड है, ये तो अच्छा खासा फ्लो हमें दिखाती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स को प्रेशर अप्लाई करके एक दूसरे के क्लोज ले आना, ये प्रॉपर्टी सॉलिड के अंदर तो इतनी पॉसिबल है नहीं, तो हम कहेंगे कि ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ठीक है। लिक्विड थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। इस तरीके से हमने तीनों को क्लासिफाई कर लिया। देखो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। सबसे पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी बेसिकली किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, जो भी मतलब रिजिड है, वो की जो शेप होती है एग्जैक्टली वही शेप एग्जिस्ट करती है जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर जाएंगी, उसकी शेप चेंज कर जाएगी, लेकिन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की शेप है वो वही शेप में रहेगा। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, सर्टेन प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज ले आना। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, आपने ऊपर से प्रेशर P अप्लाई किया, जिसको अप्लाई करने की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए। लेट्स से ये पहले ऐसे थे, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करने पे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो इस फिनोमेना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करने की वजह से पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, कौन सा सब्सटेंस कितना फ्रीली मूव कर सकता है, किसके पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, उसे कहते हैं फ्लूइडिटी। फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर में देखो कि गैसेस जो हैं उसके पार्टिकल्स रेंडमली मोशन में होते हैं, हमेशा इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा है तो गैस अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ही थोड़े से अमाउंट की भी अगर गैस डाल रहे हैं, ये कंटेनर है ऊपर से क्लोज्ड है, आपने इसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस डाली हुई थी, ठीक है, ये उसके पार्टिकल्स हैं। आप चाहें ना चाहें इसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली इधर उधर मूव करते रहेंगे, हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। नेक्स्ट शेप। शेप क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जो डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है विद एक्सटर्नल बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं शेप। काइनेटिक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द टेंडेंसी टू मूव इन एवरी डायरेक्शन, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल की लीस्ट है, लिक्विड की है और इससे ज़्यादा गैसेस की है।
देन कम्स डेंसिटी। तो डेंसिटी में ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में छोटे से एरिया में पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। गैस में एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं। तो डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, और लास्ट है गैसेस की। ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसके रीज़न देने हैं। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। इसका रीज़न वही है जो अभी हमने किया कि गैस के पार्टिकल जो हैं उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस है, इनके बीच में बहुत ही लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसकी वजह से गैस के पार्टिकल इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। ऑल्सो दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ गैसेस move in every corner, every direction of the container in which it is stored, जिसकी वजह से gases fill the container completely. Gas exerts pressure on the walls of container. तो देखो क्या है कि गैस के पार्टिकल, आपको पता है कि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आराम से मूव कर सकते हैं, पूरे हाफ हज़ार्ड मैनर में ये मूव करते हैं। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ है तो वो इधर आ रहा है। ठीक है, पूरा धूम धमाका इन्होंने कर रखा है। तो गैस के पार्टिकल जब ऐसे मूव करेंगे तो जाहिर है एक दूसरे से टकराएंगे। ऑल्सो ये कंटेनर की वॉल से भी तो टकरा सकते हैं, क्योंकि इनको तो मूव करना है बस इधर उधर इधर उधर इधर। ठीक है, तो जब ये मूव कर रहे होंगे इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, तो होगा क्या, ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ऑल्सो दे विल कोलाइड विद दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। और जब ये ऐसा करते हैं कि वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल से ये टकरा गए और ये सब, तो होता क्या है कि एक सर्टेन फोर्स से ये टकराते हैं ना, तो इसी वजह से वहाँ पे एक सर्टेन प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसी को कहा गया है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। थर्ड, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड कहना चाहिए, क्योंकि देखो जो वुडन सॉलिड है वो एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी शेप में होगी। वुडन टेबल जो है, अगर टेबल की शेप, एक सेकेंड, लेट्स से टेबल की शेप ये वाली है। ठीक है, अब टेबल की शेप अगर ये वाली थी तो आप आज देखो, कल देखो, परसों देखो, कभी भी देखो, इसकी शेप आपको सेम ही मिलेगी। तो हम कहते हैं इसकी शेप फिक्स है। जो भी इसकी वॉल्यूम है, ये भी आप कभी भी देखिए, ये वॉल्यूम भी फिक्स मिलेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, उसकी बात है। ठीक है, ऑल्सो ये टेबल क्या मूव करेगी अपने आप ही? नहीं करेगी, मतलब ये फ्लो नहीं कर सकती। ये कैसी है? रिजिड है। ओके, और अगर हम इसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें, हम चाहें कि ये पिचक जाए, हम चाहें कि ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाए, तो ये कंप्रेस नहीं होगी, इनकम्प्रेसिबल है। ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? सॉलिड की। इसीलिए वुडन टेबल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो देखो कह रहा है कि अगर एयर की बात की जाए तो इसमें तो हम आराम से अपने हाथ को मूव कर लेते हैं। ठीक है, एयर में आप आराम से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी सॉलिड ब्लॉक की, किसी सॉलिड ब्लॉक वुड की, तो इसमें से आप अपना हाथ मूव नहीं कर पाएंगे फ्रीली। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस था। वो एम्प्टी स्पेस एयर के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस था, जिसकी वजह से एयर के अंदर अगर हम हाथ मूव कर रहे थे तो हमारा हाथ आराम से मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ से हमारा हाथ आराम से घूम जाता है। लेकिन वहीं अगर हम वुड की बात करें तो वुड के जो पार्टिकल्स हैं वो तो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल ऐसे। इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स इधर उधर मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो यानी अगर हम अपना हाथ इसमें से निकालना भी चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? एम्प्टी स्पेस बहुत ही कम है, पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, पार्टिकल्स मूव कहीं कर नहीं रहे। तो इसी वजह से वुड अगर है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड,
इसमें से हम अपना हाथ पास नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी कराटे एक्सपर्ट को ही लेके आना पड़ेगा जिसको इसकी नॉलेज होगी। वहीं एयर जो है, एयर में से हम अपना हाथ आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है कि liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. जाहिर है कि अगर पानी के ऊपर, let's say ये वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर आइस फ्लोट कर सकती है। ये हमने रख दिया आइस का कोई ब्लॉक। ये जो आइस यहाँ पे होगी, ये पानी के ऊपर तैरेगी। अगर ये पानी के ऊपर तैर रही है तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। यही हुआ फिर तो, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखो, सबसे पहला रीज़न लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मोर दैन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं इधर उधर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। वहीं सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसी वजह से उनकी वॉल्यूम कैसी है उनकी वॉल्यूम कम है। इस केस में, आइस और वाटर के केस में, आइस की मैक्सिमम डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, और उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये जो कंप्लीट केस है आइस एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हम पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में। फिलहाल हमें सिर्फ इतना लिखना है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस आइस हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी तो देखो, अभी हमें सिर्फ इतना लिखना है कि इन जनरल अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इससे ज़्यादा होती है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। जनरली अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, वहीं सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें आइस और वाटर की, तो आइस हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री से अप टू 4 डिग्री सेल्सियस आइस की डेंसिटी क्या होती है? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस ice has maximum density of water, ठीक है। इसकी वजह से ice is lighter than water। आइस जो है वो पानी से हल्की है, और क्योंकि आइस पानी से हल्की है इसी वजह से इसकी लो डेंसिटी है, और लो डेंसिटी की वजह से ये इस पे फ्लोट करती है आराम से, ठीक है। अच्छा, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, तो हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेकंड है व्हाट इज द फिजिकल स्पीड ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी टेम्परेचर को अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हमें मिल जाएगा केल्विन में, के में। अब इसको, जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ये उल्टा है, ये आपको केल्विन में गिवन है और आपको कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस में करना है, तो हम करेंगे केल्विन माइनस 273, वहाँ से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आपको 300 गिवन है तो आप 300 में से 300 केल्विन माइनस 273, ये आपका आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, आंसर ऑफ ए। नेक्स्ट आपको 573 गिवन है, इसमें से भी कर लो 573 माइनस 273, ये आपका आ गया 300 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब देखो पानी जो है
100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि उसके बाद तो पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो 250 तो 100 से बहुत ज़्यादा है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो वेपर्स या फिर गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वहीं अगर आपसे पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू करता है तो ये लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। For any substance, why does the temperature remains constant during the change of state? किसी भी सब्सटेंस के लिए उसकी स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, अगर कोई सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, हीट करने पे उसकी स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब द हीट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट की फॉर्म में वो यूज़ हो रही है कि जितनी आप हीट दे रहे हैं वो उसकी फॉर्म को कन्वर्ट, उसके जैसे एक सेकेंड, जैसे आपने आइस क्यूब्स लिए और इसको आप नीचे से हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर इसका सेम है इवन ऑन हीटिंग, ओके। तो जितनी भी हीट हम नीचे से दे रहे हैं वो आइस को कन्वर्ट कर रहा है वाटर में, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो हमारी सारी हीट यूटिलाइज हो रही है। सॉलिड में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर करेगा और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन so as to change the state of a substance without changing its temperature, ठीक है। ये सब फिनोमेना किसकी वजह से हो रहा है? लेटेंट हीट की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आपसे कहता है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को आपको लिक्विफाई करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर है आप दो काम कर सकते हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। या तो आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, नहीं तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए, क्योंकि दोनों में से कुछ भी करेंगे तो उससे पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो स्पेस कम होता रहेगा, और जितना स्पेस कम होता रहेगा तो गैसेस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जो कि लिक्विफाई आपको करना था। ऐसे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर जो होता है वो एक हॉट ड्राई डे में अच्छी खासी कूलिंग क्यों देता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हॉट ड्राई डे है इसका मतलब कि टेम्परेचर तो हाई है और ह्यूमिडिटी लो है। अगर ऐसा है तो डेजर्ट कूलर हम यूज़ करेंगे, उसमें पानी डाल के चलाएंगे, जिससे इवेपोरेशन जो है वो फास्टर होगा। जितनी जल्दी इवेपोरेशन होगा उतना ही अच्छा हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, और जितना अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा ऑन अ हॉट डे उतना ही कंफर्टेबल हम फील करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पोट, यानी कि मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हम मटके में पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा कैसे हो जाता है? देखो, होता क्या है कि जैसे आपने मटके में पानी रखा, अब होगा क्या कि ये जो अर्दन पोट है, वो जो मटका है, मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब एम्प्टी स्पेसेस। उन एम्प्टी स्पेसेस पे ये जो पानी आप डाल रहे हैं वो एंटर कर जाएगा, और अगर यहाँ पे पानी एंटर कर गया तो फिर ये जो सरफेस है मटके की सरफेस, इस सरफेस पे आ जाएंगे पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन हो जाएगा यहाँ से इन वाटर मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन, क्योंकि बाहर से तो गर्मी है, यहाँ से तो हाई टेम्परेचर मिल रहा है मटके को सराउंडिंग से। तो ये जितने भी पानी के पार्टिकल्स सरफेस पे आए थे वाया पोर्स, इन सभी का इवेपोरेशन हो जाएगा। जब इनका इवेपोरेशन होगा तो ये पीछे एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ देंगे, तो मटके का सरफेस कूल हो जाएगा, और अगर मटके का सरफेस कूल है तो उसके अंदर रखा हुआ पानी वो भी अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो अगर हम गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं वो इसी वजह से ठंडा रहता है। नेक्स्ट कहता है व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल या फिर परफ्यूम ऑन इट। होता क्या है कि हमारा जो पाम है
थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन गया है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही अपने हाथ पे आपने ये एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम कुछ भी स्प्रे किया, हमारे हाथ पे, हमारी स्किन पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट थी। ठीक है, जैसे ही आप पेट्रोल वगैरह स्प्रे करेंगे तो हमारे हाथ की जो लेटेंट हीट है उसको ये एसीटोन ग्रैब कर लेगा, और अगर एसीटोन हमारे हाथ की लेटेंट हीट को ले लेगा तो फिर वो फाइनली इवेपोरेट कर जाएगा, क्योंकि उसने हीट कंज्यूम करी है। और जब ऐसा होगा कि एसीटोन इवेपोरेट कर गया तो फिर पीछे एक कूलिंग सेंसेशन तो छोड़ देगा, और इसी वजह से हमें क्या लगता है, ठंडा फील होता है। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? अगर हमें गर्म चाय पी रहे हैं या गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं तो सॉसर से पीना आसान है rather than कप। तो होता क्या है, देखो कप जो है ये कुछ ऐसा होगा, इसका सरफेस एरिया इतना है। वहीं अगर आप एक सॉसर लेकर के बैठ गए, सॉसर मतलब इस तरीके से प्लेट की तरह कुछ है, बड़ी सी कटोरी टाइप, आप इन दोनों में देख सकते हो कि ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, सॉसर का है। कप का सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, ये देखो कितना ज़्यादा है। यानी सरफेस पे जब सरफेस एरिया ज़्यादा है सॉसर का, तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस इज पॉसिबल विद सॉसर रेदर देन कप। और अगर सॉसर की सरफेस पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, यानी ज़्यादा पार्टिकल्स को मौका मिल रहा है कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके इवेपोरेट कर जाएं, और अगर ज़्यादा पार्टिकल्स को इवेपोरेशन का मौका मिल रहा है तो यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन या स्पीड ऑफ इवेपोरेशन फास्टर किस में है, सॉसर में है। तो जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा, जितना जल्दी इवेपोरेशन उतनी जल्दी कूल डाउन, तो सॉसर के अंदर कूल डाउन जल्दी होगा। What type of clothes should we wear in summer? गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए। कॉटन ही क्यों पहनना चाहिए? बिकॉज कॉटन इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। गर्मियों में हमें पसीना आना बहुत कॉमन सी बात है। जैसे ही पसीना आया तो होगा क्या कि कॉटन जो है वो उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी स्किन को मॉइस्चर फ्री कर देगा, और जैसे ही मॉइस्चर फ्री होगी तो हमारी स्किन कूल और कंफर्टेबल फील करेगी। इसीलिए हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, और कॉटन क्लोथ्स भी लाइट कलर के पहनने चाहिए। लाइट कलर के क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता। और अगर रिफ्लेक्ट बैक कर देगा तो फिर हमें कम हीट आएगी बॉडी में, हम ज़्यादा अच्छे से कूल एंड कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सबको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से भी माइनस कर दीजिए 273, इसमें से माइनस कीजिए 273। जो रिजल्टेंट आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जो आंसर आया वो केल्विन में है, इतना प्लस 273, जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नैप्थलीन बॉल्स, देखो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। वॉलेटाइल का मतलब जो सॉलिड, जो इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी सॉलिड से डायरेक्टली बन जाएगा गैस में, तो हम कहेंगे कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस था। नैप्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, वाइट कलर की गोल गोल सी बॉल्स हैं, वो भी क्या है कि डायरेक्टली इवेपोरेट होने की टेंडेंसी रखती हैं, यानी कि सब्लिमेशन होने की टेंडेंसी रखती हैं, और इसी वजह से नैप्थलीन बॉल्स जो हैं वो धीरे धीरे सब्लाइम कर जाएंगी, अपना इवेपोरेट हो जाएंगी, तो आपको पीछे कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और हाँ, सब्लिमेशन हमें पता ही है कि सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा है गैसेस में, यहाँ बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, सॉलिड डायरेक्टली विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें काफ़ी दूर से अगर बैठे हुए हैं तो तब भी हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही किसी ने परफ्यूम को स्प्रे किया तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में आ जाएंगे। एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग हैं, तो एयर के पार्टिकल इधर उधर खुद तो मूव कर ही रहे हैं, इन परफ्यूम के पार्टिकल्स को भी मोशन में ले आएंगे, और परफ्यूम के पार्टिकल अगर मोशन में आ गए तो जाहिर है कि उन पार्टिकल्स की वजह से स्मेल ऑफ परफ्यूम तो स्प्रेड कर ही जाएगी पूरे रूम में। ठीक है,
इस वजह से। नेक्स्ट दिया अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। वाटर देखो क्या होता है, लिक्विड होता है, शुगर अपने आप में सॉलिड, ऑक्सीजन अपने आप में गैस। और हमें पता है कि अगर हम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। सॉलिड कौन है, शुगर, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड तो आपका वाटर, वाटर और देन आपका ऑक्सीजन। अच्छा, हमें जो ऑर्डर लगाना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, यानी पहले सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा। तो ये ऐसे लगेगा, ऑक्सीजन, इससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर में। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। What is the physical state of water at 25 degree Celsius, 0 degree Celsius and 100 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर, नॉर्मल जो होता है रूम टेम्परेचर पे पानी पानी ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज होना शुरू कर देता है, तो हम कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फेजेस में देखने को मिलेगा। कुछ जम रहा होगा और कुछ जम चुका होगा, ठीक है। वहीं अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको लिक्विड और गैसियस ये दो स्टेजेस देखने को मिलेंगे, ये दो फेजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे पानी जो है वो एक लिक्विड है। तो देखो रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो पानी जो होता है वो फ्लो कर सकता है, फ्लो कर पा रहा है, तो इसका मतलब पानी की एट रूम टेम्परेचर वाटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली कि पानी फ्लो करता है आसानी से, यानी इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। दूसरी चीज़, वाटर की जो वॉल्यूम है एट रूम टेम्परेचर ये फिक्स रहती है। इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम कह सकते हैं वाटर जो है वो लिक्विड है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर के अलावा अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, रूम टेम्परेचर से नीचे अगर जाए, मतलब ये है 25 डिग्री सेल्सियस, इससे कम अगर टेम्परेचर हो तो वाटर जो है वो जमना शुरू कर देता है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। रूम टेम्परेचर से ऊपर अगर हम जाएँ तो धीरे धीरे पानी उबलना, बॉयल करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो बॉइलिंग स्टार्ट होती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर से ऊपर हम जाएंगे तो फिर वो बॉयल करेगा, नीचे आएंगे तो फिर सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा। इन्हीं दो रीजंस की वजह से वाटर इज टर्म टू बी कि पानी जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, एन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अलमीरा सॉलिड क्यों है? क्योंकि अलमीरा की शेप जो है वो फिक्स रहती है अनटिल एंड अनलेस हम बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे। और अलमीरा की जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहती है, ठीक है। अगर आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर ये मेल्ट करना शुरू कर सकती है अगर मेटल की है तो, ठीक है। ये अपने आप में एक रिजिड है, कंप्रेसिबिलिटी शो करती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी शो करती है। ये सारे फिनोमेना किससे रिलेटेड हैं? सॉलिड से। तो अलमीरा कैसी है? सॉलिड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे आइस ज़्यादा ठंडा करती है एज कम्पेयर टू पानी के, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ आइस इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। इसी वजह से वो जो कूलिंग सेंसेशन है वो आइस ज़्यादा प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू वाटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम? एक ही टेम्परेचर पे या तो उबलता हुआ पानी है या फिर भाप है, दोनों में से बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से मोर लेटेंट हीट होती है स्टीम की। स्टीम ने ज़्यादा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रखी होती है। इसी वजह से अगर स्किन किसी की जलती है तो वो स्टीम से ज़्यादा जलेगी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर से। सेम टेम्परेचर पे बॉइलिंग वाटर भी और स्टीम है, लेकिन ज़्यादा गर्म कौन सा लगेगा, ज़्यादा जलन किससे होगी? स्टीम से होगी, पानी से इतनी नहीं होगी। रीज़न लेटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, तो आप इसको बोल सकते हैं मेल्टिंग या आप इसको कह सकते हैं फ्यूजन। लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू गैस, बी को आप बोल सकते हैं दिस इज
वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन, गैस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड तो हम इसको बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड आप इसको कह सकते हैं फ्रीजिंग, एंड सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू गैस ई या फिर गैस कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड इसको हम बोल सकते हैं सप्लीमेशन। ठीक है, ये लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड इसको आप फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, नहीं तो सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ओके और गैस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इसको लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन भी बोला जा सकता है, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।